हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट 18 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए बिना किसी देरी के ही हम आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं। एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें आज के सेशन में कुछ बातों की, तो हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। ठीक है, तो आइए सीधे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा का मान हमें बताना है। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 3 tan थीटा बराबर 4। तो हमें मान निकालना है स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए पहले क्या दिया गया है कि 3 tan थीटा बराबर 4, इसलिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है जी। और tan थीटा बराबर होता है P/B, मतलब क्या कि लंब बटा में आधार। लेकिन हमें यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना है, तो पहले हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H। यहाँ से हम पहले H का मान निकाल ले रहे हैं। H बराबर क्या होता है, यानी कि कर्ण बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है जी। इतना सभी को क्लियर है। तो यहां से H बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और प्लस 9 होगा, 16 और प्लस 9 25, इसलिए H बराबर हो जाएगा 5। यानी कि यहां से H बराबर आ गया 5, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, P का मान है 4 और H का मान आ गया 5, यानी कि साइन थीटा का मान आ गया 4/5। अब आप यहां से इसके वैल्यू को यहां पर पुट करिए। इतना सभी को पहले क्लियर हो गया है, इतना आप सभी को पहले क्लियर है एकदम। अच्छा जी। तो यहां से अगर हम वैल्यू को पुट करें, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा का मान है 4/5 बट्टा 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का मान है 4/5। यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लघुत्तम ले लीजिए तो लघुत्तम हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 + 4। यहाँ से हम फिर ले लेते हैं लघुत्तम, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 - 4। सभी को इतना क्लियर है एकदम, इतना सभी को क्लियर है जी। तो यहाँ देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा केवल 5 + 4 9, और 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1 बराबर स्क्वायर रूट अंडर 3 बराबर, सॉरी यहाँ पर 9, स्क्वायर रूट अंडर 9 बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना आ गया, हम यहाँ से निकाल लिए, हमारा आंसर आ गया 3। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसको नोट करिएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पहले आप इसको नोट करिए और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को, उससे पहले मैं इन सभी को हटा देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए कि उसमें बोला क्या जा रहा है। आप क्वेश्चन 2 को एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ उसका सॉल्यूशन करिए। देखिए बोला क्या जा रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 हो तो tan थीटा किसके बराबर होगा। यहां पर बोला जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 हो तो हमें tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है जी। तो पहले हम कुछ ऐसा करें कि ये साइन और कॉस क्या हो, tan में चेंज हो जाए। तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, यहां पर देखिए दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 है। ठीक है जी। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा
बराबर 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। ठीक है जी, इतना सभी को क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 7 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना सभी को एकदम क्लियर है, इतना सभी को एकदम क्लियर है। तो यहां देखिए अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, यहां से 7 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 8 कॉस थीटा बराबर 7 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो बचा यहां पर 6 साइन थीटा। और सुनिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो यहां से देखिए अब हम क्या कर ले, हम 6 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 8 बटा 6 और कॉस को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। कितना क्लियर है सभी को, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 6 यानी कि 4 दूनी 8 3 दूनी 6, इसलिए टेन थीटा का मान कितना आ गया 4 बटा 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इतना सभी को क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है। आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन खुद से करिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन खुद से ही करेंगे, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करिए। ठीक है जी, और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो यहां पर बोला जा रहा है 1800 रुपए का 4 वर्ष में किस दर से साधारण ब्याज 200 रुपए हो जाएगा। यहां देखिए 1800 रुपए है, यानी कि मूलधन दिया गया है, मूलधन है 1800 रुपए। ठीक है जी, और समय दिया गया है 4 वर्ष, समय है 4 वर्ष। और क्या दिया गया है, ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज, यहां पर साधारण ब्याज दिया गया है 200 रुपए और हमसे दर पूछा जा रहा है। ठीक है जी, हमसे दर पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टा में 100। तो आप यहां से वैल्यू को पुट करिए। साधारण ब्याज दिया गया है 200, मूलधन है 1800 और हमें दर निकालने के लिए बोला जा रहा है और समय है 4 और ये हो जाएगा यहां बट्टा में 100। इतना सभी को क्लियर है जी, इतना सभी को क्लियर है। तो यहां से देखिए ये 2 जीरो से हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, और ये अब क्या हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा 200 बराबर 200 बट्टा में 18 गुना 4 बराबर हो जाएगा दर। ठीक है, सभी को इतना क्लियर है, सभी को इतना क्लियर है। तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 50 चौका हो जाएगा 200। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 25 दूना 50। अब ये क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा अब, यानी कि 25 बट्टा में 9। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में 25 बट्टा 9 नहीं दिया गया है, तो आप इसको भाग लगाइए। 9 दूना 18, 9 3 27 यानी कि 2 बार में होगा। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 7 25 यानी कि 2.7/9% हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप इन सभी को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। वीडियो को पॉज करिए, पहले आप इसको नोट करिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए।
हाँ जी, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्या मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 30। तो ये हो गई क्या, प्राकृत संख्या, प्रथम 30 प्राकृत संख्या, और हमें इन सभी का योग बताना है। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम n का मान निकाल लेते हैं। n मतलब क्या कि इस दिए गए संख्या में संख्याओं की संख्या कितनी है। तो n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा में सार्व अंतर और ये प्लस 1। अंतिम संख्या है 30, प्रथम संख्या है 1 बट्टा में सार्व अंतर मतलब क्या कि यहाँ पर अगर हम लगातार नंबर की अगर बात करें तो अगर हम किसी भी दो लगातार नंबर को लें तो सभी का अंतर देखना एकदम ही बराबर होगा। यानी कि अगर हम 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का होगा, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का होगा, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 का होगा, 4 और 5 के बीच का अंतर 1 का होगा। यानी कि यहाँ पर सार्व अंतर कितना है, 1 है, और यहाँ पे प्लस 1, 29 बट्टा 1 प्लस 1, इसलिए n का मान आ गया 30। यहाँ पर जो 1 से लेकर के 30 तक यानी कि प्रथम 30 प्राकृत संख्या जो है इसमें टोटल 30 संख्या है। अब यहाँ से आप सीधे योग का फॉर्मूला लगाएंगे। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक है, गुना n बट्टा में 2। तो यहाँ से अंतिम संख्या है 30, प्रथम है 1 और ये गुना 30 बट्टा में 2। सभी को इतना क्लियर है जी। तो यानी कि 31 गुना 30 बट्टा 2, और ये हो जाएगा, इसको हम पहले अभी नहीं काट रहे हैं, बाद में काटेंगे। यहाँ से आप गुना कराइए, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 930 बट्टा में 2 बराबर क्या हो जाएगा 465 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो आप इसको नोट करिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। आप वीडियो को पॉज करिए और इन सभी को नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन पहले खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपए का अंतर है। तदनुसार यदि उसमें 20% लाभ होता हो तो बिक्री मूल्य कितना होगा, हमें बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि लाभ हो रहा है 20%, मतलब क्या कि 20 बट्टा में 100। ठीक है, 20 एकम 20 और 20 पचे 100। जो ऊपर वाला होता है ये होता है लाभ यूनिट, यानी कि लाभ आ गया कितना 1 यूनिट। ठीक, और ये होता है लागत मूल्य। नीचे वाले को बोला जाता है लागत मूल्य और ऊपर वाले को बोला जाता है लाभ, यानी कि लागत मूल्य कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। ठीक है, तो यहां से हम अगर बिक्री मूल्य निकालें, बिक्री मूल्य बराबर हम कैसे निकालेंगे कि हम सामान को कितने में खरीदे थे और उस पर हमें कितना लाभ हुआ है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, बिक्री मूल्य निकल जाएगा। यानी कि लागत मूल्य प्लस लाभ, लागत मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या हो जाएगा बिक्री मूल्य। यानी कि यहां से बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा
बिक्री मूल्य बराबर लागत मूल्य है 5 यूनिट प्लस लाभ है 1 यूनिट, इसलिए बिक्री मूल्य बराबर आ गया 6 यूनिट। ठीक है जी, बिक्री मूल्य आ गया 6 यूनिट। अब देखिए पुनः प्रश्न से देखिए कि क्या बोला जा रहा है फिर क्वेश्चन में कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपए का अंतर है। मतलब क्या कि हम कितना में सामान खरीदे हैं और उसको हम कितना में बेचे हैं, दोनों के बीच का अंतर दिया गया है 240 रुपए। मतलब क्या कि यहाँ समझिए दिया गया है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर दिया गया है 240 रुपए। यहाँ देखिए सामान हम कितना में खरीदे हैं और कितना में बेचे हैं, तो ये सीधा सीधा है लाभ। लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया 240 रुपए, यानी कि लाभ कितना है 1 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का दाम आ गया 240 रुपए। ठीक है, और यहाँ देखिए बिक्री मूल्य हमें निकालना है, हमें बिक्री मूल्य निकालना है। तो बिक्री मूल्य है 6 यूनिट। ठीक, बिक्री मूल्य है 6 यूनिट और 1 यूनिट का दाम है 240 रुपए। तो यहाँ से 6 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 6 गुना 240। मतलब क्या कि 6 चौका 24, 2 6 दूना 12 13 14, यानी कि 1440 रुपए हो जाएगा बिक्री मूल्य। अगर किसी वस्तु की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपए का अंतर हो और उस पर 20% का लाभ होता हो तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 1440 रुपए हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप इन सभी को नोट करेंगे और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करेंगे और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप खुद से करिए। ठीक, तो आप इसको नोट करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेष 7 बचते हैं तो इसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ समझिए बातों को, पहले क्या बोला जा रहा है। सपोज कि कोई एक संख्या है x और उसमें अगर हम 16 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल 7 बच रहा है। ठीक है जी, और अगर हम उसी संख्या में अगर 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, हमें ये बताना है। तो आप मेरे बातों को ध्यान रखिएगा एकदम। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल कुछ बच रहा है, अगर उसी संख्या में कोई और संख्या से अगर भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप सिंपल क्या करिएगा कि जो पहले भाग का जो शेषफल आया है, यानी कि यहाँ पर शेषफल आया है 7, आप यहाँ जो संख्या दिया गया हो उससे आप भाग लगा दीजिए। जो भी शेषफल आएगा वही शेषफल इसका भी होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर हम भाग लगाएंगे तो एक बार में 4 और ये हो गया 3। तो ये जो शेषफल आया है, ये जो शेषफल आया है यही शेषफल इसका भी होगा। यानी कि अगर हम उसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 बचेगा। तो हमारा शेषफल 3 बचेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खुद से करिए। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए और एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, हमें बताना है। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि वह दोनों संख्या बराबर x तथा y। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का योगफल है कितना, x प्लस y बराबर है 5 और x इंटू वाई है 6। ठीक है जी,
तो आप समझिए कि पहले आप यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझिए कि व्युत्क्रम किसे बोला जाता है। सपोज यहाँ पर कोई एक संख्या है a, अगर हमें a का व्युत्क्रम अगर पूछा जाए तो a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें कि x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/y। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है। तो पहले हम व्युत्क्रमों का योगफल पहले निकाल लेते हैं। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, पहले योगफल निकाल लेते हैं किसका, इन दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल पहले हम निकाल लेते हैं, यानी कि 1/x प्लस 1/y। आप यहां से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, ये हो जाएगा y प्लस एक्स। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई और x इंटू वाई का मान पुट करिए। समीकरण 1 से आप x प्लस वाई का मान पुट करेंगे यहाँ पे 5 और समीकरण 2 से आप x इंटू वाई का मान पुट करेंगे 6। इसलिए यानी कि 1/x प्लस 1/y का मान आ गया 5/6। इतना आप सभी को क्लियर है? इतना आप सभी को क्लियर है तो आप दोनों तरफ आप वर्ग करा दीजिए। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ वर्ग करा दीजिए, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहां से 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 1/y बराबर 25/36। ठीक है जी। तो अब ये यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y के होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे प्लस 2 इंटू 1/x इंटू वाई बराबर 25/36। अब आप क्या करिए, यहाँ पर आप x इंटू वाई का मान पुट कर ही दीजिए समीकरण नंबर 2 से। यहाँ से हो जाएगा ये 6, यानी कि 2 3 6। क्लियर है सभी को? इतना आप सभी को क्लियर है? तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर 25/36 माइनस 1/3। ठीक है जी। तो अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ से अगर हम बात करें तो यानी कि 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 25 माइनस और ये 12 3 36 यानी कि 12। तो यहां से अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चला गया, इसका कोई हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, तो आप घबराइए मत, कोई कोई इसमें हम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें यानी कि 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1/36। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल आ गया। यहाँ पे संख्या है x और y, तो x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, इनके वर्गों के योगफल कितना आ गया 13/36। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का हमें शॉर्ट ट्रिक अभी तक कहीं नहीं मिला। हम इस पर बहुत ट्राई किए हैं कि इसका कोई हमें शॉर्ट ट्रिक मिल जाए कि जिससे हम बहुत ही कम टाइम में बना पाएं, तो हमें अभी तक इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल पाया है। अगर आपके पास इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है तो आप हमें बताइए। ठीक है, आप मेरा हेल्प करिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इन सभी को नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो वह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। तदनुसार अकेले ए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। यहां समझिए, देखिए ए जो है, अगर ए जो है बी की तुलना में 2 गुना समय लगाता है, ठीक, और सी जो है बी की तुलना में 3 गुना समय लगाता है, जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो हम यहां से पहले मान लेते हैं कि माना कि बी उस कार्य को x दिनों में पूरा करेगा।
हम यहां से मान ले रहे हैं कि बी जो है उस कार्य को, उस पूरे कार्य को x दिनों में पूरा करेगा अकेले। ठीक, तो अब आप देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि a जो है a को b की तुलना में 2 गुना समय लगता है, यानी कि a बराबर 2b। ठीक, और b बराबर कितना है, x है, तो यहां से हो जाएगा 2x, यानी कि a बराबर आ गया 2x। एंड c को b की तुलना में 3 गुना समय लगता है, यानी कि c बराबर हो जाएगा 3x। प्रश्न में देखिए क्या हो गया है, और यहाँ पर b बराबर है x। ठीक है जी, ये 1, ये 2 और ये 1 3। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर अगर उस काम को करें तो उस काम को वह तीनों मिलकर 12 दिनों में पूरा कर जाएंगे। तो यहां से अब आप देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वे तीनों मिलकर यानी कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c तीनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा कर जाएंगे। तो यहां से अब ये क्या हो जाएगा, 1/a बराबर है 2x प्लस 1/x प्लस 1/3x बराबर 1/12। क्लियर है इतना सभी को? इतना सभी को क्लियर है जी। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा 6x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 6 + 2 बराबर 1/12, यानी कि 6 3 9 और 2 11, 11 गुना 12 बराबर 6x। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 11 गुना 12/6, 6 एकम 6 दूना 12, इसलिए x बराबर 22 दिन। यानी कि अगर अकेले B उस काम को करेगा, अगर अकेले B उस काम को करेगा तो उस काम को B 22 दिन में पूरा कर देगा। लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि A उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो A बराबर है 2x, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 22 बराबर 44 दिन। यानी कि अगर हम बात करें एक को काम करने में कितना दिन लगेगा, तो यहां पर लगेगा 44 दिन। ये अकेले उस कार्य को 44 दिनों में पूरा कर देगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 वर्गों के परिमाप 68 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। तदनुसार ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर हो। तो यहां से हम पहले क्या कर ले रहे हैं, हम यहां से पहले मान ले रहे हैं, माना कि पहला वर्ग का भुजा A1, दूसरा वर्ग का भुजा A2 तथा तीसरा वर्ग का भुजा A3 है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, देखिए पहला वर्ग का परिमाप दिया गया है और दूसरे वर्ग का परिमाप दिया गया है। अगर हम बात करें पहले वर्ग के परिमाप की, तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो यहां से हम अगर पहले वर्ग की बात करें, मतलब क्या कि 4 गुने उसका भुजा A1 बराबर कितना है, 68 सेंटीमीटर। इसलिए अगर हम A1 की बात करें, अगर हम भुजा A1 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, यानी कि A बराबर आ गया 17 सेंटीमीटर। यानी पहली वर्ग की भुजा कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो हम इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर बराबर 289
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम फिर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि दूसरे वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुना भुजा A2 बराबर है कितना 60। ठीक है जी, तो यहां से A2 बराबर हो जाएगा 15, इसलिए A2 बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर मतलब 225 सेंटीमीटर, 225 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए क्या दिया गया है कि फिर देखिए आप प्रश्न से क्या दिया गया है कि तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है हमें, जिसका क्षेत्रफल यानी कि A3 का स्क्वायर कितना होगा उक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर होगा, यानी कि 289 माइनस 225। ठीक है, यानी कि A3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि A3 का मान आ गया यहां से A3 बराबर आ गया 8। ठीक है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा और भुजा आ गया है 8, 4 गुना 8 बराबर 32 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आप नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी ध्यान से देखिए। पहले आप अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर रूट अंडर 243/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज है तो उसका सभी भुजा बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ पर दिया क्या गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है स्क्वायर रूट अंडर 243/4 है। ठीक है, तो हमें इसका भुजा निकालना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट अंडर 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, और ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है 243/4। तो ये 4 से ये 4 हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा कितना, √3 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए ये है 243। तो हम लोग जानते हैं कि 81 तियां होता है, 81 में 3 से जब आप गुना करिएगा तो हो जाएगा 243। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा √3। ये √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा भुजा का स्क्वायर बराबर 9, इसलिए भुजा बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस आपको आज के बताए गए किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके उस पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट सेशन में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और हाँ, आज के बताए गए सभी क्वेश्चन का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।